नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने हिंदी साहित्य से संबंधित आदिकाल का सार संग्रह आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इस सार संग्रह में हमने उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को संकलित किया है जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। तो शुरू कर रहे हैं ये छोटे क्वेश्चन आंसर। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को क्या नाम दिया था? तो इन्होंने नाम दिया था संधि चारण काल और इनका समय इन्होंने माना था 750 विक्रम संवत से 1375 विक्रम संवत। इन विक्रम संवत में अगर हम 57 माइनस कर देते हैं तो वो ईस्वी सन हो जाता है। तो ये क्वेश्चन अगर ईस्वी सन के रूप में पूछ ले तो 750 में से 57 कम करेंगे तो 643 हो जाएगा। तो 643 ईस्वी से लेकर और इसमें से 57 कम करेंगे तो वहाँ तक ये क्या हो जाएगा? आदिकाल हो जाएगा। तो 643 तो ईस्वी से शुरू है और 750 विक्रम संवत से शुरू है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, आदिकाल को शून्य काल व संक्रांति काल नाम देने वाले कौन थे? तो आदिकाल को शून्य काल व संक्रांति काल नाम किसने दिया था? ये दिया था गणपति चंद्र गुप्त व राम प्रसाद मिश्र। तो गणपति चंद्र गुप्त ने तो आदिकाल को शून्य काल कहा था और राम प्रसाद मिश्र ने आदिकाल को संक्रांति काल कहा था। अगला है, आदिकाल की लेखन शैलियाँ कौन सी हैं? डिंगल में एक तो अपभ्रंश और एक राजस्थानी, इन दोनों का मेल ही डिंगल कहलाता है। और पिंगल क्या होता है? इसमें अपभ्रंश और ब्रज भाषा, इन दोनों का मेल पिंगल कहलाता है। पिंगल तो होती है कोमलकांत पदावली, कोमलकांत शब्दावली होती है और डिंगल जो होती है वो कर्कश शब्दावली होती है। आगे है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपभ्रंश भाषा को क्या कहा था? तो इन्होंने अपभ्रंश जो भाषा थी उसको पुरानी हिंदी कहा था। अगला क्वेश्चन है, शिव सिंह सेंगर ने अपभ्रंश का भवभूति किसको बताया है? तो शिव सिंह सेंगर ने अपभ्रंश का जो भवभूति है वो पुष्पदंत को बताया था और इसको वेदव्यास भी कहा जाता है। महापुराण रचना के कारण इनको वेदव्यास कहा जाता है। हिंदी में दोहा काव्य लेखन परंपरा के विकास की शुरुआत किसके द्वारा मानी जाती है? कि दोहों के माध्यम से काव्य लेखन शुरू करने वाले कौन थे? तो योगेंद्र की परमात्म प्रकाश व योगसार जो है, ये रचना जो है इनके द्वारा दोहा काव्य लेखन शैली का प्रयोग किया गया था और दोहा काव्य लेखन की शुरुआत इन्हीं की रचनाओं से मानी जाती है। अगला है, दोहा कोश के रचयिता सरहपा माने जाते हैं, जिनको राहुल भद्र भी कहा जाता है। इनको हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? तो दोहा कोश के रचयिता है सरहपा, इनको हिंदी का प्रथम कवि राहुल सांकृत्यायन ने माना है। अगला है, चरपटिया के शिष्य जिसने योग भावनोपदेश व चर्यापद ग्रंथ की रचना की थी वो कौन थे? वो थे कुकुरुप्पा। अगले हैं, सिद्धों की रचनाओं का एक संग्रह बोधो गान ओ दोहा, इस पर इसकी जो भाषा है वो बंगाली है, बोधा गान ओ दोहा की। तो इसका ये संग्रह की रचना किसने करवाई थी? हरि प्रसाद शास्त्री ने इसकी रचना की थी। अगला है, जैन साहित्य की 4 शैलियाँ मानी जाती हैं। आचार जो उपदेश से संबंधित होती है, चरित्र व फागु जो है वो लेखन से संबंधित होता है, रास जो है ये नृत्य या क्रीड़ा से संबंधित होता है, इसको क्रीडनीय भरतमुनि के द्वारा कहा गया था
तो भरतमुनि ने इसको क्रीडनीय कहा है। तो ये 4 जैन साहित्य की शैलियाँ हो गई, आचार, चरित्र, फागु और रास। शालिभद्र सूरी जिसकी रचना है भट्टेश्वर बाहुबली रास, इसको हिंदी का प्रथम कवि, शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले कौन हैं? वो है गणपति चंद्र गुप्त। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने गोरखबानी नाम से गोरखनाथ की रचनाओं का जो संकलन किया था वो कब किया था? 1942 ईस्वी में। मिस्र बंधुओं ने हिंदी का प्रथम गद्य लेखक किसे माना है? तो मिस्र बंधुओं ने हिंदी का प्रथम गद्य लेखक गोरखनाथ को माना है। वज्रयानी योगियों या सिद्धों को फटकारने वाले प्रमुख नाथ कौन से माने जाते हैं? जिन्होंने वज्रयानी योगियों को और सिद्धों को फटकारा था वो थे चरपटे नाथ। वह गे मतलब गाने योग्य काव्य जिसमें शुरू से लेकर अंत तक एक ही छंद का प्रयोग हुआ है, तो एक ही छंद में उस काव्य की रचना की गई है और वो 12 मासा विरह से वो संबंधित है। 12 मासा विरह का वर्णन उस करने में वो पहला रास काव्य माना जाता है, तो वो है नरपति नालय का बिसलदेव रासो। ये जो रासो है ये श्रृंगार रस से संबंधित है और इसकी रचना 1212 विक्रम संवत में की गई थी। मतलब इसमें 57 कम कर दोगे तो ईस्वी सन आ जाएगा। अगला है जगनिकृत परमाल रासो जिसकी रचना 1230 विक्रम संवत में की गई थी। इसको अर्ध प्रमाणिक रचना किसके द्वारा माना गया है? तो इसको अर्ध प्रमाणिक रचना जो माना है वह माना है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। 12 बरस ओ कुकर जीवे, ये जो पंक्ति है ये किस रासों से संबंधित है? तो ये परमाल रासों से संबंधित ये पंक्ति है और ये परमाल रासो जो है ये किस प्रकार का काव्य है? ये है एक प्रकार का गेय काव्य है, मतलब गायन विधा का ये काव्य है। अगला है ढोला मारूरा दोहा जो कवि कल्लोल द्वारा 11वीं सदी में और कुशललाभ द्वारा 17वीं सदी में रचा गया था, इसको माना है। तो ढोला मारू जो है ये गौर या जातीय काव्य माना जाता है। अगला है दिनकर ने खड़ी बोली हिंदी का पिता व उर्दू का पिता किसे कहा है? तो रामधारी सिंह दिनकर द्वारा खड़ी बोली का पिता तो अमीर खुसरो और उर्दू का पिता भी अमीर खुसरो को कहा गया है। अगला क्वेश्चन है वह रचना जिसे अरबी फारसी का शब्दकोश व हिंदी का पर्याय कोश माना जाता है, तो वो कौन सी रचना है? वह है अमीर खुसरो की खालिक बारी रचना। इसको अरबी फारसी का शब्दकोश और हिंदी का पर्याय कोश कहा जाता है। अगली एक पंक्ति है गोरी सोवे सेज पर, ये पद अमीर खुसरो ने कब गाया था? तो ये अपने गुरु निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर उन्होंने गाया था। आदिकाल में खड़ी बोली के प्रथम कवि जिन्होंने कहा कि मैं हिंदुस्तान की तुर्ती हूँ, तो आदिकाल में खड़ी बोली के प्रथम कवि जिन्होंने कहा था मैं हिंदुस्तान की तुर्ती हूँ, तो वो कौन है? अमीर खुसरो। तो यहाँ आपके सामने जो प्रश्न प्रस्तुत किए जा रहे हैं उस एक ही प्रश्न में 3-3 प्रश्न या 2-2 प्रश्न छुपे हुए हैं। अगला क्वेश्चन है विद्यापति रचित वह चंपू काव्य जिसे भृंग भृंगी संवाद कहा जाता है, तो भृंग भृंगी संवाद जो है वो कीर्तिलता को कहा जाता है और इसकी भाषा जो है कीर्तिलता की वो अवहट मानी जाती है। आगे है नचारी है, तो नचारी क्या है? ये विद्यापति के द्वारा रचित शिव पार्वती से संबंधित दैन्य विन्य व हास व्यंग्यपूर्ण एक पद माना जाता है। अगला है यौवन के दिन गौरव के दिन कहने पर विद्यापति को क्या कहा गया था? तो इनको
इसके कारण कवियों का कवि कहा गया था। विद्यापति पदावली। विद्यापति पदावली जो मिथिल भाषा की है, इसकी रचना का आधार गीत गोविंद होने के कारण विद्यापति को क्या कहा गया था? विद्यापति पदावली के कारण विद्यापति को क्या कहा गया था? वो कहा गया था अभिनव जयदेव। और ये इस रचना का जो आधार है वो गीत गोविंद रचना को माना जाता है। आगे है विद्यापति के जो अन्य नाम हैं वो हैं खेलन कवि, कवि रंजन, कवि शेखर, सरस कवि, कवि कंठनहार। अगला क्वेश्चन है पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य व इसके रचयिता चंद को प्रथम कवि किसने माना है? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो को तो हिंदी का पहला महाकाव्य माना है, और पृथ्वीराज रासो के जो रचयिता हैं चंद कवि, उनको प्रथम कवि इन्होंने माना है। शिव सिंह सेंगर को छप्पे का राजा कहा था। तो इनको छप्पे का राजा किसने कहा था? ये कहा था चंदवरदाई ने, जो पृथ्वीराज रासो के रचयिता हैं। छंदों का अजायब घर ये कहा जाता है पृथ्वीराज रासो को, जिसके रचनाकार हैं चंदवरदाई। तो छप्पे का राजा तो शिव सिंह सेंगर ने कहा था छप्पे का राजा चंदवरदाई को, और छंदों का अजायब घर पृथ्वीराज रासो को कहा जाता है। तो ये शिव सिंह सेंगर ने कहा था, ना कि चंदवरदाई ने। अगला है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को क्या कहा था? तो इन्होंने पृथ्वीराज रासो को एक सुख के संवाद माना था। इसकी जो भाषा है पृथ्वीराज रासो की, वो राजस्थानी और ब्रज भाषा का मिश्रण है। तो ये आपको बताना है राजस्थानी और ब्रज भाषा का मेल डिंगल कहलाता है या पिंगल कहलाता है, जो आपको मैंने शुरू में बताया था। पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक मानने वाले कौन कौन से विद्वान हैं? एक तो श्याम सुंदर दास हैं, मोतीलाल मिनारिया हैं, मोहनलाल हैं, विष्णुलाल पांड्या हैं और मथुरा प्रसाद माने जाते हैं। तो ये तो पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक मानने वाले विद्वान थे। कुछ विद्वान पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक भी मानते हैं। अप्रामाणिक मानने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल ये इसको अप्रमाणिक तो मानते हैं, मगर इसको हिंदी का प्रथम महाकाव्य भी मानते हैं। कुमार वर्मा, डॉक्टर बुल्लर, गौरीशंकर ओझा, मुरारी दान और श्यामल दास, इन्होंने इसको अप्रमाणिक माना है। आधा प्रमाणिक किसने माना है, मतलब अर्ध प्रमाणिक? ये सुनीति कुमार चटर्जी, मुनि जिन विजय और हजारी प्रसाद द्विवेदी और अग्रचंद नाहटा, इन्होंने अर्ध प्रमाणिक पृथ्वीराज रासो को माना है। पृथ्वीराज रासो हिंदी का सबसे ज्यादा विवादास्पद ग्रंथ होते हुए भी जातीय चेतना का काव्य माना जाता है। अगला क्वेश्चन है नखशिख परंपरा का सूत्रपात माना जाता है। ये रोड़ा कवि द्वारा रचित राउल वेल जो रचना है उससे नखशिख परंपरा शुरुआत हुई थी। ये 10वीं सदी का काव्य माना जाता है। अगला क्वेश्चन है हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम चंपू काव्य व शिलांकित कृति किसे माना गया है? तो वो माना गया है राउल वेल को। राउल वेल किसकी रचना है? अभी आपको बताया था, रोड़ा कवि की रचना। तो ये चंपू काव्य भी है। चंपू काव्य क्या होता है? गद्य पद्य का जो जहाँ मिश्रण होता है वो चंपू काव्य होता है, और ये शिलाओं पर अंकित है।
5 प्रकरणों की रचना, जिसमें प्रथम 3 प्रकरण तो व्याकरण के हैं, शेष 2 प्रकरण जो हैं वो बनारस व उसके आसपास के प्रदेशों की संस्कृति से संबंधित हैं। ये किस रचना में है? तो ये है पंडित दामोदर शर्मा द्वारा रचित उक्ति व्यक्ति प्रकरण रचना में। ये 12वीं सदी में रचा गया काव्य था। अगला क्वेश्चन है, 14वीं सदी में ज्योतिरीश्वर ठाकुर द्वारा रचित मैथिली भाषा की गद्य रचना, जिसका प्रकाशन सुनीति कुमार चटर्जी एवं बबुआ मिश्र के सहयोग से बंगाल एशियाटिक सोसाइटी ने करवाया था। तो वो ज्योतिश्वर ठाकुर की जो रचना है वह है वर्ण रत्नाकर, और इसकी जो शैली है वो समाज शैली में ये रचित है। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों सगे संबंधियों के साथ शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।